बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुद आज का जो प्रोग्राम है वो साबिक़ CSP अफसर जनाब मोहम्मद सईद मेहदी के हवाले से है। उनकी किताब है जो उन्होंने लिखी द विटनेस। इस किताब में उन्होंने एक तारीख़ को कलमबंद किया है। आइए उस हवाले से इनसे आज बातें करेंगे। ये वफाकी सेक्रेटरी की वजह से रिटायर हुए। तवील और शानदार सिविल सर्विस के दौरान वो अहम तरीन और फ़ैसला कौन सरकारी अहदों पर फाइज रहे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी सिंध और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कलीदी अहम जिम्मेदारी भी इन्होंने अदा की। आइए उनसे सवालात करते हैं। सर, क्या ये हकीकत है कि मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे के मुबैना ज़िम्मेदार लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला ख़ान नियाज़ी को रेलवे स्टेशन से उनकी रिहाइशगाह तक इस्तकबालिया और जुलूस निकालने की आपने उस वक़्त इजाज़त दी जब आप DC मियांवाली थे? जी, मेरे पास एक डेलीगेशन आया। उस ज़माने सेक्शन 144 लगा हुआ था ऑन जलसा जुलूसों के ऊपर। आपको पता है कि उसके आदमी के बारे में लोगों की राय क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। आप नहीं जानते कि जनरल साहब के बारे में लोगों की राय क्या है? हाँ, ये मुझे पता था। जब वो आए मुझसे, उन्होंने कहा कि जनरल नियाज़ी आ रहे हैं, हम उन्हें रेलवे स्टेशन से जुलूस के फॉर्म में लाएंगे और रास्ते में हमने आतिशबाजी भी करनी है। तो मैंने कहा, जनरल नियाज़ी का जो रोल है आपको उसका इल्म है। ही सरेंडर्ड, ही लेड डाउन आर्म्स, और आप उसको ऐसे ला रहे हैं एज इफ़ ही इज़ हीरो। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बंदों की जान बचाई है सरेंडर। क्या मतलब जान बचाई है? उन्होंने ये कहा कि अगर वो सरेंडर ना करते तो ये जो 1 लाख बंदे POWs हुए थे, ये सब मारे जाते वहाँ। प्रिजनर वॉर जो थे। जो ये बेहतर है कि आदमी हीरो बने या ये बेहतर है कि जान बचाए किसी की? तो उन्होंने जान बचाई है। वो ना सरेंडर करते तो उस कुर्बानी का क्या फ़ायदा होता? इसलिए सर, यदि डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ये आपका मेरे नए आप गए थे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन था आपका कि ऐसे आदमी के जुलूस की आप इजाज़त दे रहे जिसको कौम पसंद नहीं करती। नहीं, मैंने ये देखा कि वो जो लोग थे मियांवाली के जो आए थे डेलीगेशन में, दे वर इम्पोर्टेंट पीपल। उनमें से काफ़ी वुकला भी थे। और मैंने देखा एक बदमज़गी पैदा हो जाएगी एंड दे विल वायलेट द लॉ, एंड इफ़ दे वायलेट द लॉ तो हम क्या करें? शुड वी अगर आज मैं ये सवाल करूं कि आप समझते हैं कि आपका ये फ़ैसला दुरुस्त था? ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, लेकिन इससे बेहतर फ़ैसला हो नहीं सकता था। सर, आप DC मियांवाली हैं, वहाँ पे एक ज़िमनी इलेक्शन होता है, लियाकताबाद प्लेस है। उसमें आप देखते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में सफ़ेद कमीज़ शलवार और काले वेस्ट कोट पहने हुए लोग ज़बरदस्ती वोट डाल रहे हैं। क्या उनका तल्लक FSF से था? 10-12 बंदे थे। लोगों ने शिकायत की कि जी अंदर रिगिंग हो रही है और जाली वोट डाले जा रहे हैं। मैं और SSP अंदर गए तो उन्हें पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पूछा कि आप वोट डाल रहे हैं, जाली वोट डाल रहे हैं, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। तो आपका फ़र्ज़ नहीं था कि आप उनको गिरफ़्तार करते? नहीं, SSP साहब ने कहा कि सर आप बाहर बैठें गाड़ी में, मैं इनको सबको यहाँ से अरेस्ट करवाता हूँ और इनको आई विल पिक देम अप। मैं चला गया। मैंने बाहर लोगों को बता दिया कि आप फिक्र ना करें, अंदर जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन सबको भी SSP साहब अरेस्ट कर लेंगे और यहाँ से ले जाएंगे। जब SSP साहब को 10-15 मिनट के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उनको उठवा लिया वहाँ से और मैंने भिजवा दिया उनको। क्या वो वाकई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे? FSF के, जी हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उन लोगों को बताया, उन्होंने बड़ी तालियां शालियाँ बजाईं। और उसके बाद मैंने कहा अब हम किस और स्टेशन पे जाएंगे जहाँ इलेक्शन हो रहा है? तो SSP साहब ने कहा कि जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मुझे तो घर ही भेज दें। तो मैंने कहा अच्छा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ चाय पीते हैं। तो मैंने उनको चाय पिलाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर बताए वो लोग कौन थे? मैं कहा कौन थे? कहना वो FSF के लोग थे और उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई रोके उसे गोली मार दो। ओके सर, यू हैव बीन अ डिप्टी कमिश्नर इन मियांवाली एंड देन आप डिप्टी कमिश्नर बनते हैं रावलपिंडी के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। वहाँ पे वो वाक़या होता है
कि एक ज़ियाउल हक टेक ओवर कर लेते हैं बाय रिप्लेसिंग द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, और भुट्टो को मरी ले जाया जाता है। आप इस सारे वाक़े को जानते हैं, यू आर ए विटनेस टू दिस ऑल द एपिसोड, इज़ इट करेक्ट? या आपने अपनी किताब के एक पेज 93 पे लिखा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के दरमियान टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई। आप ये बताना पसंद करेंगे ये बात आपको किसने बताई? ये मुझे सादिक कुरैशी साहब ने। तो ये जो गुफ्तगू है ये आपको कैसे इल्म है? ये मुझे सादिक कुरैशी क्या साहब कहा, ने क्या उन्होंने ये कहा कि जब ये आ गए घर पे, उनके सादिक कुरैशी साहब के घर पे ठहरे थे शादमान 2 में, तो जनरल ज़िया का फ़ोन आया कि वो भुट्टो साहब से बात करना चाहते हैं। सादिक कुरैशी साहब कहते हैं मैंने भुट्टो साहब को बताया, उन्होंने कहा मैंने बात नहीं करनी। कह रहे मैंने उनसे कहा कि ही इज़ ऑन द लाइन, उन्होंने कहा ही मे बी ऑन एनी लाइन, आई एम नॉट गोइंग टू। But who said this a very important historical word? His fate is sealed. ये इनफैक्ट मैंने अपनी किताब में लिखा है कि Page 93 yes, of your कि book. जिस तरह वो आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह वो अपोज कर रहे थे जनरल ज़िया के हर फैसले को और हर उसके जो भी वो उनके साथ डिस्कस करते थे, उससे यही लग रहा था कि भुट्टो साहब इज़ अनोइंग जनरल ज़िया टू एन एक्सटेंट ऑफ नो रिटर्न। Are you sure कि जनरल ज़िया का जो डिमांड थी भुट्टो से वो जेन्युइन थी? सॉरी, जो डिमांड कर रहे थे ज़ियाउल हक भुट्टो साहब से, क्या भुट्टो साहब को उनकी वो मुतालबात, वो बातें मान लेनी चाहिए थी? नहीं, जनरल ज़िया ने उनसे इनफैक्ट कोई मुतालबा नहीं किया। क्या कहा था? उन्होंने वो सिर्फ जो जिससे वो अनॉय हो रहे थे, वो सिर्फ भुट्टो साहब का जो बिहेवियर था उनके साथ, दैट वाज अनॉइंग हिम। जब वो गए मरी भुट्टो साहब से मिलने के लिए, ही रिफ्यूज़ टू मीट हिम, और वो सामने उनका कमरा था और इधर बैठे हुए थे जनरल ज़िया बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, हम भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो अंदर भुट्टो साहब की आवाज़ आती कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता, एंड आई विल मेक माई शू लेसेज ऑफ हिज मुस्टैशेस। सर आपने खुद ये बात सुनी अपने कानों से? अपने कानों से सुना। आज हल्फन आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल। एंड जनरल ज़िया ने बड़े रिलैक्स मूड में कहा, हमसे पूछा कि ज़रा बताएं ये मुस्टैशेस के शू लेसेस बन आप सकते बैठे हैं? थे अंदर? हम बाहर बैठे थे। फिर वो ज़िया बाहर आया और ज़िया वाज सिटिंग विद अस। अच्छा, अभी भुट्टो साहब वाज नॉट प्रिपेयर टू मीट हिम। ये भुट्टो साहब ये बात किससे कर रहे थे? अपने एमएस से। अच्छा, ही हैड बीन गिवन एमएस इन मरी, या मरी के बाद विड्रॉ हो गया था। ठीक है। एमएस उनके इंसिस्ट कर रहे थे कि सर वो बाहर बैठे हुए हैं जनरल ज़िया, ही हैज़ कम टू सी यू, तो आप उनसे मिल लें। वो कहता है आई डोंट वांट टू मीट हिम। ठीक है। फिर उनकी आवाज़ आई कि आई विल मेक शू लेसेस ऑफ हिज आप मुस्टैशेस। कान लगा के सुन रहे थे कि नहीं, क्या हमें गुफ्तगू हो रही बिल्कुल है? इतना डिस्टेंस था, अबाउट 10 फीट। ओके। अच्छा, और जनरल ज़िया ने बड़े रिलैक्स मूड में पूछा, हमसे पूछा कि ये बताएं ये मुस्टैशेस के शू लेसेस बन सकते हैं? मतलब ही वॉज रिलैक्सड, ही वॉज नॉट टेंस एट ऑल। उसके बाद मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि सर आई जस्ट केम टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई वाज इट नेसेसरी फॉर द आर्मी टू मूव। सर किसी मौके पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये दबाव डाला गया कि वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर दे जिसमें वो तस्लीम करे कि मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया जो हुआ उसमें वो पार्टी था? नहीं, नॉट टू माई नॉलेज एट ऑल। ओके। हमारे सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके जब ये ट्रायल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और आपने बड़ी डिटेल में वो सारी चीज़ों को अपनी किताब में लिखा है, एक जगह पे लिखा है आपने कि जस्टिस अफजल शाह ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरान मुकदमा उनसे कहा कि मैं इस मुकदमे को रिमांड कर देता हूँ, क्योंकि भुट्टो साहब की ये मौक़िफ़ ये था कि सेशन कोर्ट में ये ट्रायल नहीं हुआ। तो जब ये बात ज़ेर बहस आई तो उन्होंने कहा फिर हम इसको केस को रिमांड कर देते हैं। भुट्टो साहब के वकील या मुख्तार ने मुखालफत की, क्या ये हकीकत ऐसे ही हुआ? जी बिल्कुल। भुट्टो साहब ने ये कहा कि मर्डर केस या 302 PPC का केस जो है, इट इज़ ट्रायबल इन द सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज़ द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील। आई हैव बीन डिनाइड दैट एवेन्यू ऑफ अपील बिकॉज माई कोर्ट हैज़ बीन ट्राइड इन द हाई कोर्ट, और मेरे लिए फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है। तो उस पर जस्टिस अफजल शाह ने कहा व्हाट यू मीन टू से इज़ दैट योर केस शुड बी रिमांडेड सो दैट यू मे हैव अनदर हियरिंग इन द हाई कोर्ट। उस पर उन याय बख्तियार साहब जो बैठे हुए थे लोगों में, वहाँ 300 बंदे थे उस हॉल में। यू वर देयर? आई वॉज देयर। ओके। तो उस पर याय बख्तियार साहब एकदम खड़े हो गए। उनका नो माई लॉर्ड, वी डोंट वांट द केस टू बी रिमांडेड,
वी वांट एक्विटल एंड कंप्लीट एक्विटल एंड नथिंग बट एक्विटल, उस पर जस्टिस सफदरशाह ने कहा, आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, आई एम एड्रेसिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेट हिम आंसर। तो भुट्टो साहब ने क्या जवाब दिया? उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आगे निकल गए। सर, अब आप भुट्टो साहब गिरफ्तार हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हो जाती है। एक ऐसी जेल है जिसका तयीन किया जा चुका है, जिसमें एक ऐसा कमरा बनाया जा चुका है जिसको ख़ास तौर पे बनाया गया, क्या ये हकीकत है? जी हाँ, जी हाँ, 6 कमरे बनाए गए थे, 6 कमरे, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे। एक कमरा था जिसमें भुट्टो साहब थे, एक कमरा था जिसमें उनका किचन था, एक कमरा था जिसमें सिक्योरिटी, सामने 2 कमरे जो थे उसमें सिक्योरिटी वाले थे, और एक कमरा उनका टॉयलेट था। दिस वॉज द पोजिशन ऑफ दोज 6 रूम्स। सर, जेल किसके पास थी? फौज के पास? जेल वैसे तो देखें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, You were the district I was magistrate. district magistrate. I was chairman of the jail board, and I was also deputy commissioner and district magistrate. I was not consulted. Neither any permission was obtained from me. It was handed over It was handed over to पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन। 27 battalion, जिसके कर्नल रफ़ी इंचार्ज थे। तो आपने कभी सवाल नहीं उठाया कि ये क्या है? आई एम द डिप्टी कमिश्नर, आई हैव टू लुक आफ्टर दिस। I should have. I did not. क्यों नहीं? जरूरत नहीं पड़ी? बस मेरे मेरे ध्यान में नहीं आया प्रॉब्ली। सर, आप कमाल कर रहे हैं। हाँ। एक जेल है जिसके ऊपर जिसके चबूतरों पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी गई हैं, और आप ट्रायल कितने कातलों को जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, उन कातलों की जेलों में ऐसा कभी हुआ कि उन जेलों को फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया हो? कहा तो ये जा रहा है कि हमने तो फ़ौज का तो कोई सारे मसले में भुट्टो के हवाले से कोई रोल नहीं था। भुट्टो साहब पर एक मुकदमा था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और हमें उस फैसले का एहतराम करना था। अब मेरा ये सवाल है कि जो आप साबित करना चाह रहे हैं, आप और ब्यूरोक्रेसी सारी, कि वो उन पे कत्ल का एक मुकदमा था, तो क्या कत्ल के तमाम मुकदमा के जो कैदी हैं उनकी जेलों को इसी तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है? नो, हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना था कराची में, लांडी जेल में हमें रखा था। मियाँ नवाज़ शरीफ भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ भी थे वहाँ, मैं भी था, गौस अली शाह साहब भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, राना मकबूल भी थे, और हम सब वहाँ थे। वहाँ भी रेंजर्स के हवाले किया गया था सिक्योरिटी ऑफ द जेल, और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बिल्कुल हमारे सामने लगाई गई। Was it, can anybody justify it? नो। आपने कहा कि क्या ये हकीकत नहीं है कि जो जेल आपने बनवाई, जब भुट्टो साहब वाली जेल को गिरा दिया गया, उनको डर थी कि यहाँ पे गार्डन बन जाएगा, लोग आएंगे और फूल चढ़ाएंगे, तो आपको हुक्म दिया ज़ियाउल हक ने इस जेल को ही ख़त्म कर दो, नई जेल बनाओ, और नई जेल आपने बनवाई। इज़ इट इफेक्ट? नहीं, नई जेल बनना शुरू हो गई थी, लेकिन आप उसमें जाते मैं बाद में जब पहुंचा हूँ एज कमिश्नर पिंडी, हाँ। तो इट वाज एट आई थिंक नियरिंग कंप्लीशन। तो आप जाते थे विजिट करने जी हाँ। हाँ। सर, जिस जेल की आप तैयारी करते रहे, बनवाते रहे, क्या ये अजीब बात नहीं कि 1.5 साल फिर वहाँ पे नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ कि मुझे जनरल ज़िया का एक दिन फ़ोन आया व्हेन आई वाज कमिश्नर रावलपिंडी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब, ये जेल कब कंप्लीट होगी, अडयाला जेल? मैंने कहा इट्स कंप्लीट। उन्होंने कहा नहीं, व्हेन विल इट बी ऑपरेटिव? मैं से अनदर 2 to 3 weeks। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ज़रा जल्दी थी कि पुरानी जेल ख़त्म हो जाए और ये नई जेल हो जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैदियों की क्लासेस होती हैं। हाँ, गालिबन आपको कहा था A क्लास कैदी के भी कोई उन्होंने कहा कि मैंने कहा B और C क्लास वहाँ हैं। उन्होंने कहा तो A क्लास भी बनाने, खुदा न खास्ता किसी दिन मुझे या आपको जाना पड़े तो कम से कम। वैसे मेहदी साहब, आपको बनानी देनी चाहिए थी वो ये बात तो ज़ियाउल हक की ऐसी लगती है जैसे उनको आने वाली कल का पता था कि आप जेल जाएंगे। मैं जाऊँगा, वो तो नहीं गए, लेकिन मुझे जाना पड़ा। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक इसमें सुना दूँ। लेट मी गो, चले बात करते हैं। जब मैं जेल में अडयाला में लेकर गए ना, मुझे एक दिन तो रखा है C क्लास में, फिर अगले दिन मुझे A क्लास मिल गई थी। तो जब मैं सुप्रीम जेल लेकर जा रहे थे अडयाला जेल की A क्लास में, तो वहाँ एक उसका संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस बिल्डिंग वाज लेड बाय मिस्टर मोहम्मद सईद मेहदी, कमिश्नर रावलपिंडी। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। जिस जेल का संग बुनियाद आपने रखा और फिर उसी जेल में आपको जाना पड़ा। आगे चलते हैं। ज़ियाउल हक आपकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया करते थे? जी हाँ, जी हाँ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? जब हम गए हैं बेनज़ीर
भुट्टो साहिबा से मिलने के लिए। इनफैक्ट हम गए थे बेगम नुसरत भुट्टो से मिलने के लिए, SMLA मैं और SSP। तो उसके लिए कर्नल साहब भी मौजूद थे आपके साथ? नहीं, हम गए थे उनके जहाँ वो उनको डिटेन किया गया था, ठीक है, दोनों लेडीज़ को, ठीक है। तो वहाँ हम गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा बेगम भुट्टो नहीं मिल सकती, शी इज़ इन इद्दत। ये भुट्टो साहब को जब फांसी मिल गई के बाद और फिर आप मिलने गए, वो इज्जत में हमें भेजा गया था, और आप में कुछ पॉजिटिव बातें इंसानी हमदर्दी के तौर पे मैंने नहीं, उन्होंने पहले तो SMLA को कहा कि चले जाओ तुम यहाँ से, आई डोंट वांट टू सिट विद यू। उसके बाद उन्होंने बेनज़ीर ने पूछा SSP से कि हुआ रही, उसने कहा जी आई एम जहांजेबर के, आई एम SSP। उन्होंने कहा कि वर यू पोस्टेड इन लाहौर बिफोर कमिंग हेयर? तो उन्होंने कहा यस मैडम, आई वाज SP कैंट। उनका यू यूज टू ब्रिंग माई फादर फ्रॉम कोट लखपत टू द हाई कोर्ट? उनका यस मैडम। उनका यू पुल्ड हिम आउट ऑफ द हाई कोर्ट। वो जस्टिस मुश्ताक ने कहा था ना, टेक हिम अवे। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, क्या जियाउल को किसी पे इत्मीनाद नहीं था, आप जैसे आदमी पे भी? माई क्वेश्चन इज दिस। आई वॉज इंसिडेंटली पोस्टेड एज DC पिंडी, बट आई हैड नो पर्सनल रिलेशनशिप विद जनरल ज़िया। तो मैं तो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स फ़ौरन हुए हैं ना टेक ओवर के बाद, और टेक ओवर से 1-2 महीने पहले भी हुए थे। कुछ लोगों को हटाया था PNA को ज़रा राज़ी करने के लिए, दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन रिगिंग, उनको हटा दिया था। उसमें मैं लग गया DC रावलपिंडी जनरल ज़िया के आने से पहले। उसके कुछ दिनों के बाद जनरल ज़िया टुक ओवर। तो मैंने ये कह दिया, जब बेनज़ीर साहिबा ने मुझसे पूछा कि हु आर यू, मैंने कहा जी आई एम सईद मेहदी, आई एम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। उन्होंने कहा यू एंड आई आर अलोन इन दिस रूम एंड अबव अस इज गॉड ऑलमाइटी, यू टेल मी ऑनेस्टली वेदर माई फादर वॉज किल्ड। तो मैंने कहा दो वेरी अनफॉर्चुनेट, ही वॉज नॉट किल्ड, ही वॉज एक्सिक्यूटेड। बट एंड दैट वॉज रिकॉर्डेड, एंड व्हेन यू मेट ज़ियाउल, उसने कहा कि मेहदी साहब ये सुने, आप क्या बातें करें? नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, मैं और पता आपने काफ़ी बोल दिया था, और उसमें काफ़ी जनरल ज़िया के मुतालिक मैंने बोल दिया था। तो यहाँ के मुतालिक आपने क्या बोल दिया? मैंने कहा था पीपल विल नेवर फॉरगेट भुट्टो एंड पीपल विल नेवर फॉरगेट ज़ियाउल हक, एंड ज़ियाउल हक विल कैरी द बर्डन ऑफ भुट्टोज बियर हिज जनाजा थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है, अच्छा, एंड a day may come when Zia may be lynched। सर आपको ये टेप सुनाई? जी हाँ, मुझे जब ये चली गई दोनों लेडीज़, लड़काना चली गई, उसके अगले दिन मुझे मैसेज आया MS टू द प्रेसिडेंट का कि कल आपकी 11 बजे प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात है। मैं मिलने चला गया तो उन्होंने कहा कैसी रही आपकी मुलाकात भुट्टो लेडी से? मैं सब बेगम भुट्टो तो नहीं मिली, वो इद्दत में थी, हमारी बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात हुई थी। उनका वॉज शी रफ? मैं कहा इन अ वे शी आस्क्ड SMLA टू गो अवे एंड शी आल्सो आस्क्ड द SSP टू गो अवे। तो कहने हाउ वाज योर एटीट्यूड? मैं कहता आई हैड टू बी वेरी पोलाइट एंड सिविल बिकॉज शी हैड जस्ट लॉस्ट। एंड देन ही नहीं, नॉट ओनली दैट, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने टेप रिकॉर्डर रखा था, वो ऑन कर दिया, उसमें मेरी सारी आवाज़ आ रही है जो मैंने ख्वातिज़ात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ख्वातिज़ात गुफ्तगू हो रही है जनाब सईद मेहदी साहब से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। अपनी एक का वालिद और एक का खावन से मुलाकात आखिरी हुई, आपकी मौजूदगी में हुई मुलाकात? जी, भुट्टो साहब से? जी नहीं, हमने उन्हें देखा है आते हुए, हम जेल में थे। क्या ये हकीकत नहीं कि बेनज़ीर ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे अपने बाप से अंदर जाके मिलने की इजाज़त दी? उन्होंने कहा जब वो निकल के आई हैं ना मुलाकात के बाद, तो उन्होंने सुप्रीम जेल और कर्नल रफ़ी से कहा कि कैन यू ओपन द सेल ऑफ माई फादर सो दैट आई मे एम्ब्रेस हिम फॉर द लास्ट टाइम इन माई लाइफ। लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा जी हमें तो इख्तियार नहीं इजाज़त देने का। क्या ये हकीकत है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने से 7 घंटे पहले ब्लैक वारंट दिए गए जो लाहौर से IG जेल खाना जात लेकर आए थे? जी, लेकर आए थे। मेहदी साहब 7 PM पे इशू हैं उनके। मेहदी साहब नॉर्मली ब्लैक वारंट कितने घंटे पहले जारी होते हैं? इट डिपेंड्स, लेकिन ये आई एम आस्किंग द कमिश्नर, आई एम आस्किंग यू 24 hours, ओके, एंड इट वाज ओनली 7 hours बिफोर द जस्ट। क्या आपके इल्म में है कि इंतज़ामिया ने भुट्टो की फांसी के बाद 3 कफन तैयार करवाए थे, बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस? क्या वजह थी, कभी आपने पूछा? वो कहते थे कि कोई उनको ये डर था कि आपने कभी पूछा? नहीं, पूछा नहीं, उन्होंने खुद बताया। अच्छा, SMLA ने मुझे बताया कि हम 3। वो वाज SMLA? ब्रिगेडियर राहत लतीफ़। अच्छा, हाँ, ओ अच्छा, ठीक है। जी हाँ,
क्या बताया? क्योंकि हम गए थे एयरपोर्ट पे, ये उनके जो ये 3 जो थे कफन, नहीं इनको क्या उस रात में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ख़तरा है, रास्ते में कोई हो जाए, क्या हो जाएगा तो फिर? कोई वाक़या हो जाए, ये लड़काना में इतना लोग आ जाएं और भुट्टो की लाश ले जाएं निकाल तो फिर के। क्या करेंगे? तो उन्होंने मतलब वो उनको पता ना चले कि किस में भुट्टो की लाश है। मतलब हेलीकॉप्टर हुआ। अब मेरा सवाल नहीं, सुनिएगा, जहाज से गए थे। मेरा सवाल सुनिएगा, क्या जहाज़ 3 कफन्स को ले जा रहा था? जी हाँ, 3 कफन ओके। थे। क्या हकीकत है जहाज़ आधी फ्लाइट करके वापस आया? जी हाँ, डेवलप्ड सम टेक्निकल ओके। फॉल्ट। क्या ये दोबारा भी ये 3 कफन रखे? ये 3 कफन गए दोबारा। अच्छा, क्या आपके ये इल्म में था कि जब आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की तरफ ले जा रहे थे तो 7 दिन से वो भूख हड़ताल पे थे? ही वॉज ऑन भूख हड़ताल। आपके इल्म में था? जी हाँ, मुझे था। मुझे बताएं, एज ए डिप्टी कमिश्नर, जिस आदमी को आप फांसी देना चाह रहे हैं वो भूख हड़ताल पे है, कोई अखलाकियात काम नहीं करती ऐसे मौके पे? देखें, आप सिचुएशन देखें और वक्त देखें। सर नहीं, प्लीज़ नहीं। डोंट, मुझे अपने साथ मत ले जाइएगा। नहीं, उस वक्त एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एसएमएलए एंड नॉट अंडर द आई एग्री। मैं आई एम आस्किंग, आई एम सईद मेहदी, आई एम नॉट राहत लतीफ़ का इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ। अब बड़े मज़े की बात है, जो आपका इंटरव्यू मैंने 2010 में किया, ये सारी किताब आपने उस इंटरव्यू के बाद लिखी है और उस इंटरव्यू में सब कुछ है जो बाद में लोगों ने इस किताब में लिखा है। जी हाँ, मेरे साथ सिंपल ही बात है कि वो एक शख्स भूख हड़ताल पे था। इट वाज नॉट ए कंप्लीट भूख हड़ताल। चले। ही वाज नॉट टेकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो चाय पी लेते थे, कॉफ़ी पी लेते थे। भुट्टो को आप फांसी घाट पे ले गए, उसको मैं नहीं लेके, मैंने उन्हें ले जाते हुए देखा। यू वर देयर सर, आई वाज देयर। You were there? आई वाज देयर। आप यू वर देयर विद द सुपरिटेंडेंट, आप थे और मैं मजिस्ट्रेट था, ब्रिगेडियर राहत लतीफ़ थे, एसएसपी मजिस्ट्रेट थे। था। जी हाँ, एंड मैजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी। एंड डॉक्टर था जिसने। जी हाँ, जिसने डिक्लेयर किया कि ठीक है। इज डेड। जी हाँ। अब भुट्टो साहब को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, तो क्या ये हकीकत है कि हिस्टोरिकल एक फिक्र है कि फिनिश इट? या उन्होंने कहा था, जब उनके पहले उनके पाँव बांधे गए नीचे, फिर हाथ बांधे गए पीछे, फिर जब उनके ऊपर वो कवर कर रहे थे ना, कॉन्टोप जिसे कहते हैं, कि नज़र ना उन्होंने आए, नहीं। उन्होंने कहा लीव इट एंड फिनिश इट। दीज वर द लास्ट वर्ड्स। क्या ये हकीकत है कि जब उनको फांसी दे दी गई तो उनके जिस्म की तस्वीर उतारी गई? नहीं, नॉट इन माई प्रेजेंस। इट्स नॉट योर, नो, नॉट आई एम नॉट आस्किंग यू कि इन योर प्रेजेंस। मेरा क्वेश्चन आपकी प्रेजेंस का है ही नहीं, मुझे ये आई एम आस्किंग, मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू सर कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद क्या उनकी बॉडी की तस्वीर उतारी गई? आई हर्ड दैट। ठीक है। आई हर्ड दैट। क्या आप ये बात इंतहाई ज़िम्मेदारी से आज कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी तशद्दुद की बिना पर अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठे थे, उनको वाकई गैलोस पे ले जाया गया? जी, वाकई गैलोस पे। You are बिकॉज आई मेट हिम। मैं उधर से निकल के आया और मैं आई वॉज वेरी कीन, तो मैं भुट्टो साहब की सेल में चला गया सामने। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, अगर आप अब भी लिख दें मर्सी पिटीशन, आई एश्योर यू इट विल रीच जनरल ज़िया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, सर इट इज़ समथिंग ज़िया मे बी वेटिंग फॉर। उस पर उन्होंने कहा थैंक यू। बस। क्या ये हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनको पार्टी का रहबर या गांधी बनाना चाहते थे? ये आपने अपनी किताब के पेज 224 पे लिखा है। बने हुए तो थे, वज़ीर आज़म तो वो बने हुए थे, वो चाहते थे कि वो वज़ीर आज़म ना रहें। हाँ। ये आपको कैसे पता लगा? मुझे बताया। अच्छा, किसने बताया? शहबाज साहब ने। शहबाज साहब ने। हाँ, ये रहबर और गांधी वाली बात भी बताई हैं? रहबर बन जाए, गांधी की तरह रोल प्ले करें। हाँ, उन्होंने ये कहा कि लेट नवाज शरीफ बी रहबर गांधी ऑफ मुस्लिम लीग। सर, ये कहा जाता है कि आप जो इतनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करते रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसका हवाला हमें ऐसे मिलता है कि अमेरिकी सफ़ीर जो था थॉमस सिमन आपके साथ राब्ते में रहते थे। बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर नवाज, नॉट बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद अमेरिका। पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी और जहांगीर करामत की तजवीज़ करदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, क्या एक ही मकसद के दो नाम नहीं थे? नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज़ जस्ट ए बॉडी वेरियस इश्यूज आर डिस्कस्ड। जैसे कैबिनेट के सामने डिस्कशन हो जाती है, ऐसे ही ये बॉडी भी थी जिसके सामने इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन जहांगीर करामत की जो तजवीज़ थी उसमें क्या आपको ख्याल? नहीं, जहांगीर करामत की तजवीज़ ये नहीं थी। इट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड बिटवीन जहांगीर करामत एंड नवाज शरीफ कि ये बॉडी बनाई जाएगी, जिस पे 26 सितंबर की तारीख दी गई थी फॉर प्रेजेंटेशन बाय जनरल जहांगीर करामत।
जो प्राइम मिनिस्टर को जिस चीज़ ने तकलीफ़ पहुंचाई थी वो थी कि ही न्यू कि 26 को देनी है उन्होंने प्रेजेंटेशन, तो इन्होंने ये कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करूंगा कि वो ये बॉडी बनाएं। तो वर्डिंग सजेस्ट जो है उसकी बिना पर द प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हो गए। नॉट ओनली दैट, एक उन्होंने सवाल पूछा था किसी ने कि इज़ एवरीथिंग ओके विद द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा नो आई डोंट थिंक सो। ओके, अब बड़े गौर से सुनिएगा, क्या जनरल जहांगीर करामत को फारग करने और जनरल मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए हुक्मनामा जारी करने के लिए वज़ीर आज़म ने 2 सादा कागज़ अपने दस्तखतों के साथ आपको दे दिए? जी हाँ, वो मरी जा रहे थे। देयर वॉज ए लंच इन ऑनर ऑफ फैसल तुर्की जिस पे जहांगीर करामत भी इनवाइटेड थे। आई वॉज नॉट इनवाइटेड एट दैट लंच। नहीं, बड़ी अजीब बात है कि एक आदमी को आपने इनवाइट भी किया हुआ है और उसी के लिए आपको कागज़ भी दिया। कागज़ दिया, उन्होंने कहा कि ये लंच ख़त्म हो जाएगा बाई अबाउट 3:30 और सो, तो आप 4 बजे के बाद ये ऑर्डर निकाल दीजिएगा। क्यों नहीं निकाले ऑर्डर आपने? मैंने ये बड़ा सोचा, मैंने सोचा कि ये हो सकता है इम्प्लीमेंट ना हो, मैंने नहीं निकाले। जब प्राइम मिनिस्टर वापस आए उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि सर मैंने नहीं निकाले, बिकॉज़ आप एक दफ़े मिल लें जहांगीर करामत साहब से और मिल के बात कर लें। मैंने कहा सर ऐसे ना निकालें। तो उन्होंने वो दोनों कागज़ ले लिए मुझसे वापस। हाँ सर, वापस ही लेने थे। प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत थे, आप तो कुछ भी लिख के जारी कर सकते थे। बिल्कुल, तो उन्होंने वापस ले लिए। और फिर सुबह उनका मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का, कोई 8 o'clock। उन्होंने कहा मेरे साहब आपने सजेस्ट करा है जनरल जहांगीर करामत को कि वो उससे मिले। मैं कहा नहीं सर, मेरी तो बात भी नहीं हुई। उन्होंने कहा ही वॉन्ट्स टू कम एंड मीट मी। मैं सर दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, आज गवर्नर ने खाना करा हुआ है 1 o'clock। तो मैंने कहा सर अभी तो 8 है, 8 AM है, आप 9 बजे जनरल जहांगीर करामत को बुला लें, 10 बजे तक वो फारिग हो जाएंगे, आप 10 बजे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने रायविंड भी जाना है वाले साहब से मिलने के लिए। तो मैंने कहा सर आप यहाँ से जाएं बाय एयर, वहाँ से एयरपोर्ट से आप हेलीकॉप्टर पे जाएं रायविंड, वहाँ वाले साहब से मिलें और वहाँ से आप 1:45 बजे हेलीकॉप्टर से वहाँ से फ्लाई कर दें। एट 1 o'clock यू लैंड इन द गवर्नर हाउस लॉन्स। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाएं और मैं बुलाता हूँ जनरल जहांगीर करामत को। मैं पहुँच गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो प्राइम मिनिस्टर अंदर तैयार हो रहे थे। मैं बैठा हुआ था, मैं MS के साथ बैठा हुआ था। तो इतनी देर में MS को इतना मिली कि ही हैज़ एंटर्ड द गेट। तो MS भाग के चला गया उनको रिसीव करने के लिए। इधर से मियाँ साहब आ गए उनको मिलने के लिए। तो कोई 40 मिनट की उनकी मुलाकात रही है। मैं वहीं बैठा रहा। मैंने वहाँ से देखा कि जब जनरल जहांगीर करामत को रुखसत कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने सैल्यूट किया और प्राइम मिनिस्टर ने हाथ मिलाया और पीछे उनकी कमर में ऐसे हाथ डाला। मैं समझा एवरीथिंग हैज़ बिन रिजॉल्व्ड। क्योंकि तो इसके बाद ADC भागे हुआ है, उनका साहब आपको प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। फिर मैं चला गया, उनके मेहदी साहब बैठे, मैं कार में बैठ गया, MS आके बैठ गए, हम हेलीपैड पे चले गए, MS उतर गए। प्राइम मिनिस्टर ने उससे भी कहा ड्राइवर से कि बाबा जी तुसी भी ज़रा थले उतर जाओ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेहदी साहब what you did last time has paid me off. He has opted to resign. जहांगीर करामत ने खुद अपना इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुलाकात के बाद। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि यू एंड आई कैन नॉट वर्क टुगेदर एनी लॉन्गर। ओके, क्या ये हकीकत है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 2 मरतबा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी की यूनिफॉर्म से उनका स्टार उतार कर एक दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कंधों पर लगा दिया और दूसरी दफ़ा ज़ियाउद्दीन भट्ट के कंधों पर लगा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया? इट इज़ सो सिंपल कि आप अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का स्टार उतार के लगा दें। नहीं, वो स्टार की ज़रूरत थी ना, बजाय इसके स्टार मंगवाते। दोनों जगह दोनों इश्यूज़ में ऐसा हुआ, क्योंकि उसी वक्त हुए ना ऑर्डर्स कि अभी बस चार्ज ले रहे हैं आप। हाँ। सर जब मुल्की फैसले देखें, मैं आपको बताऊँ, व्हेन MS कन्वेड टू जनरल मुशर्रफ कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं फौरी तौर पे आ जाएं। उन्होंने कहा किस सिलसिले में? MS ने कहा सर ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा शुड आई इन्फॉर्म माई चीफ? उन्होंने कहा दैट इज़ अप टू यू।
whether you do So that. why Ali Quli was not given this chance? Because he was also a very important soldier, a good soldier. And he was Sanders returned. Yes. Yes. Why? आज क्या समझते हो? आज today well I am asking you this question. I think he उनके वालिद को भी नहीं बनाया था. His father was also the senior most. और समधी थे जनरल अयूब के, लेकिन उन्हें भी नहीं बनाया था, बिकॉज ही वॉज अ बिग मैन. ख़वाजात, मैं एक मरतबा फिर ब्रेक पे जा रहा हूँ, जाएगा नहीं हमारे साथ तरीके. बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है सईद मेहदी साहब से. वेलकम बैक. ख़वाजात, गुफ्तगू हो रही है जनाब सईद मेहदी साहब से. आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं. जब मुल्की फ़ैसले आइन और कानून के बजाय फ़ौजी आमलों की पसंद और नापसंद पर होने लगे, तो क्या आप जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने को नहीं चाहिए कि इस निज़ाम का हिस्सा बनकर ब्यूरोक्रेसी के अपने बुनियादी हलफ से रूगर्दानी न करें? नहीं, देखें, पसंद नापसंद की बात नहीं है. बात यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन टू पीपल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्राइम मिनिस्टर के दरमियान. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट वोंट वर्क. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जनरल ज़िया और भुट्टो साहब के दरमियान तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी टिल लास्ट डे. इसके बावजूद इससे माई क्वेश्चन इज़ वेरी डिफरेंट. देखें, नाउ इट कंसर्न यू एज ए वेरी फाइन ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस सर्विस. इतनी बड़ी किताब आपकी मैं जब पढ़ता हूँ, उसका जो इब्तदाई है और जो उसका आखिर में लिखा गया है, आपने कब शुरू किया? यू स्टार्टेड फ्राम ईस्ट पाकिस्तान एज ए अंडर ट्रेनिंग AC? नहीं, ईस्ट पाकिस्तान में तो मैं गया था पुलिस. मैं पहले पुलिस सर्विस में आया था. वहीं से शुरू किया ना कैरियर आप? जी हाँ, वहाँ से शुरू वो किया ना. जी. एंड कब कंक्लूड किया आपने कैरियर? बस वो पुलिस में जाने के बाद से. नहीं, यहाँ पे हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन इन द पावर कॉरिडोर्स? 35 years. 35 years. इन 35 years ऐसे फैसले हुए जो फ़ौजी आमलों की पसंद और नापसंद के हवाले से हुए. आपने कभी भी उससे डिसएग्री नहीं किया, मासवाए आखिरी मरतबा जब आपको उठा के कराची की जेल में डाला गया? नहीं, मैंने मतलब है वेर एवर आई कुड आई डिड, बट वेयर आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव पावर्स. ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, मुझे बताइए, क्या हकीकत है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि जहाज़ को मस्कत ले जाओ? उन्होंने ये कहा था कि जहाज़ को किसी तरह से थोड़ा डिले करवाओ. मस्कत नहीं ले जाओ, आपने मस्कत लिखा है किताब में. हाँ, तो उन्होंने कहा था डिले करवाओ और इसको मस्कत ले जाओ, फिर कुछ देर के बाद वापस ले आना, ताकि ये इम्प्लीमेंट हो जाएं ऑर्डर्स नए अच्छा, चीफ के. एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा. ज़ियाउद्दीन वाज ISI चीफ. उसको ना कारगिल का पता था, ना अंदर जो फौज के अंदर एक चीज़ चल रही थी उसका भी नहीं पता था. तो फिर was he not that competent to understand what is going on? No, देखें, he had been a corps commander, he had been GOC, despite the fact that he was from the engineering wing. इसके बावजूद वो कोर कमांडर भी रहे थे और GOC. I agree, sir. अच्छा, नहीं, उनको ये था कि परवेज़ मुशर्रफ और उनकी आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तो इसलिए वो अपने आप को ताल्लुकात ठीक नहीं थे, बट ही वाज द इंचार्ज ऑफ द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस. उसके बावजूद उनको कुछ नहीं पता कारगिल में क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता फौज के अंदर क्या पल्स चल रही है अगेंस्ट नवाज शरीफ, कुछ नहीं पता. मैं इस पे सवाल नहीं, पता होगा लेकिन उन्होंने बताया नहीं शायद, तो फिर इसलिए कि और मज़ीद उनके ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए. सर साहब, 40 साल का कैरियर है आपका. अटक किले की कैद के बाद एक जुमले में मुझे इसका निचोड़ बताएं कि पाकिस्तान का निज़ाम ब्यूरोक्रेट्स ने तबाह किया है या सियासतदानों ने तबाह किया या फ़ौज ने तबाह किया? सब ने मिलकर. आप बलूचिस्तान को देखें, एक शख्स चलता है और अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने के लिए उसे क्या उसको रोज़ाना अपने इश्यूज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ते हैं? कभी कभार नहीं, वो जब भी आता है. नहीं, कभी कभार आना पड़ता है. हाँ. क्या ये बेहतर नहीं है कि आप उसको मुकामी हुकूमतें दे दें और अपने वो इशू को वहीं पर रिजॉल्व करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजॉल्व कर ले, तहसील के लेवल पर रिजॉल्व कर ले?
नहीं, बट जो वो हुकूमतें जो हैं उनके पास लीगल पावर्स क्या होंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, आइन में 3 चीज़ों का उनको अख्तियार दिया गया है। आप उसको एक और आइनी तरमीम के साथ ज़्यादा बाख्तियार कर दें अगर आप वाकई अवाम के हमायत लेना चाहते हैं या हमायत करना चाहते हैं उनके मसाइल। यहाँ तो लोकल काउंसिल के इलेक्शन नहीं होते। सही, किसकी गलती है कि इलेक्शन नहीं होते? किसकी गलती है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आइन की तो गलती नहीं है, आइन ने तो डिफाइन कर दिया कि होंगी, होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? बिकॉज आप सूबों की भी हमायत करते हैं और उसके मुकाबले नहीं, में सूबे हों फिर भी लोकल काउंसिल्स हों। अगर ज़्यादा सूबे होंगे इसका मतलब ये नहीं कि लोकल काउंसिल्स ख़त्म कर दी जाएंगी। लोकल काउंसिल्स शुड बी देयर। Thank you very much, Said Saab. You have been always nice with the journalist, and after this 400 pages book, the eyewitness, you are eyewitness of lot many things in this country. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे सवालात का जवाब दिया। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम जो था वो एक ऐसे शख्स के साथ था जो कि अब पूरी की पूरी 40 साल की ज़िंदगी इक़्तिदार में ही रहा, वेदर एज ए AC और वेदर एज ए DC, वेदर एज ए कमिश्नर और ए सेक्रेटरी और एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द सिंध। काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा। जो कुछ उन्होंने सीखा और जो अहम वाक़यात उनके दौर में रूनुमा हुए, कुछ सवालात हमने उनसे किए, उनका उन्होंने जो जवाब दिया आपने सुना। आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि जो उनके जवाब हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।